साथियों नमस्कार। आज जिस टॉपिक को पढ़ाने जा रहा हूँ वो सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं का टॉपिक है जल संसाधन। अब संसाधन ये 8 पार्ट है। तो सबसे पहले मैं पार्ट की शुरुआत करने से पहले संसाधन किसे कहते हैं, तो संसाधन वो चीज क्या है। तो पर्यावरण में उपलब्ध वो प्रत्येक वस्तु जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है वो संसाधन कहलाती है। और जल एक संसाधन है। जल नवीनीकरण योग्य जल संसाधन है। तो इसी के बारे में मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं आपको। देखिए मित्रों, यह है पृथ्वी और पृथ्वी पर आपको पता है 31% जो भूभाग है वो जल से घिरा हुआ है। यानी पृथ्वी का जो धरातल है वह पर धरातल पर 71% तो जल है और 29% स्थल भाग है। तो आपको पता है कि जितना भी जल है वह मानव के लिए उपयोगी नहीं है, परंतु हम इसी चीज का अध्ययन करेंगे। देखिए इस जल का, कौन सी जल का, जो 71% जो जल है, इस जल का 97% भाग महासागरों में खारे पानी के रूप में है। शेष जो 3% जल है उसका उपयोग किया जाता है। इस 3% जल का अगर हम डिवाइड करते हैं तो 69% जो जल है वो हिम के रूप में ध्रुवों पर बर्फ के रूप में जमा हुआ है और 30% जो जल है वो भूमिगत है। अब देखो 69 + 30 99 हो गया, शेष 1 बचा। तो शेष 1% जल का उपयोग मानव पेयजल, सिंचाई तथा आर्थिक क्रियाओं के लिए करता है। यानी कि 1% जल है विश्व में जिससे मानव की जितनी भी आर्थिक क्रिया हैं मानव पेयजल के रूप में, सिंचाई के रूप में, आर्थिक क्रियाओं के रूप में करता है। पृथ्वी पर मानव के लिए उपयोग के लिए 1% जल है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि पृथ्वी पर मानव के उपयोग के लिए कितना जल है, तो 1% जल है। ये वेरी वेरी मोस्ट है, हर बार आता है। अब भारत की बात करें तो भारत में कुल उपयोग योग्य जल की उपलब्धता 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर है। इसमें से केवल 1123 बिलियन क्यूबिक मीटर जल ही उपयोग में लिया जाता है। यानी इतना तो उपलब्ध है और 1123 बिलियन क्यूबिक मीटर ही जल का उपयोग में लिया जाता है। यानी इतना ही उपयोग में करते हैं भारतीय। इस मानव उपयोगी 1123 बिलियन क्यूबिक मीटर जल का अगर हम डिवाइड करते हैं तो 690 बिलियन क्यूबिक मीटर सतही जल है। यानी जिसे तालाबों में है, नदियों में है, पोखरों में है, ये जल है। 433 बिलियन क्यूबिक मीटर भूजल है, यानी कि भूमिगत जल है। सन 2000 में भारत में जल की आवश्यकता 634 बिलियन क्यूबिक मीटर थी। सन 2025 में ये मांग बढ़कर 1023 बिलियन क्यूबिक मीटर हो जाएगी, क्योंकि धीरे धीरे भारत में जनसंख्या बढ़ रही है। अब क्वेश्चन है, जल का समुचित प्रबंधन तथा संरक्षण क्यों आवश्यक हो गया। भाई जल का जो समुचित प्रबंधन है वो क्यों आवश्यक हो गया, तो इसके कुछ कारण है कि तीव्र जनसंख्या वृद्धि तथा
वैश्विक उष्णता से जल संसाधनों पर पड़ने वाले प्रभाव के कारण बढ़ती जनसंख्या की पूर्ति करने के लिए जल की आवश्यकता हो गई, और जल की आवश्यकता की वजह से इसका समुचित प्रबंधन और संरक्षण आवश्यक हो गया। अब देखिए नेक्स्ट है जल प्रबंधन। जल प्रबंधन है तो प्रबंधन का मतलब होता है बच्चों कि भाई किसी भी चीज को हम जब प्रबंध करते हैं, प्रबंध यानी कि समुचित उपयोग के लिए, नियोजित ढंग से उपयोग के लिए हम कैसे उसका उपयोग करें जिससे कि ये संसाधन खत्म न हो। आपको पता है जब बारिश होती है तो अधिकांश जल भूमि के द्वारा शोषित कर लिया जाता है, और वर्षा का अधिकांश जल नदियों के माध्यम से समुद्र में व्यर्थ चला जाता है। तो वर्षा का जल अधिकांश भाग नदियों के माध्यम से समुद्र में व्यर्थ चला जाता है। इस व्यर्थ होने वाले जल का सदुपयोग बढ़ती जनसंख्या की मांग की पूर्ति हेतु एवं मानसून की अनियमितता व अनियमितता के कारण सूखे और अकाल से निपटने के लिए उचित प्रबंधन आवश्यक होता है। आपको पता है बहुत सारा जल नदियों के माध्यम से समुद्र में चला जाता है। कभी कभी मानसून देर से आता है, कभी कभी अकाल पड़ जाता है। तो जल का प्रबंध करके अगर सूखे की स्थिति होती है, मान लीजिए बारिश नहीं होती है, तो हम बढ़ती जनसंख्या की मांग की पूर्ति के लिए हम जल का उपयोग कर सकते हैं। देश में आजादी के बाद, देश में 1947 में देश आजाद हो गया था, उसके बाद में आजादी के बाद विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से बहुउद्देशीय जल परियोजना आरंभ की गई, और इन बहुउद्देशीय जल परियोजना से निम्न लाभ हुए। बाढ़ और सूखे की समस्या से बचाव होने लगा। जैसे आजादी मिली, आजादी मिलने के बाद में हमारे जो नेता थे उन्होंने इस समस्या को निजात पाने के लिए बहुउद्देशीय नदी जल परियोजना आरंभ की गई। बहुउद्देश्य क्या है? एक उद्देश्य की नहीं, बहुत सारे उद्देश्य। कौन कौन से उद्देश्य देखिए? सिंचाई, पर्यावरण संरक्षण, पेयजल, विद्युत उत्पादन और मिट्टी अपरदन, इन सब चीजों को रोकने के लिए वृक्षारोपण, भूमिगत जल को स्तर को बढ़ाना, इन सब चीजों की समस्या से निजात पाने के लिए भारत सरकार के द्वारा इस बहुउद्देशीय जल परियोजना की नींव रखी गई, जिससे निम्न लाभ हुए। बाढ़ और सूखे की समस्या बचाव होने लगा, बिजली बनने लगी, पेयजल की आपूर्ति होने लगी, सिंचाई होने लगी, मछली पालन, पर्यावरण संरक्षण के लिए। अब इन बहुउद्देशीय जल परियोजनाओं को देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा। क्या कहा? आधुनिक भारत का मंदिर। क्योंकि इसलिए कहा क्योंकि आने वाले समय में ये आधुनिक भारत का मंदिर है। आने वाले समय में ये बहुउद्देशीय जल परियोजना भारत को और आगे ले जाने में सक्षम होगी, इसलिए आधुनिक भारत का मंदिर कहा। क्वेश्चन आता है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय परियोजना को क्या कहा? तो आधुनिक भारत का मंदिर कहा। अब देखिए बच्चों, तो ये बहुउद्देशीय जल परियोजना है। अधिकांश जल परियोजना तो राज्यों के द्वारा संचालित की जाती है, और अधिकांश जो जल परियोजना है वो केंद्र सरकार के द्वारा संचालित की जाती है। तो ये भारत में इन परियोजनाओं का संचालन राज्य तथा केंद्र सरकार के माध्यम से किया जाता है। केंद्र सरकार के द्वारा महत्वपूर्ण परियोजना, यानी कि इसमें केंद्र सरकार के द्वारा ही निवेश किया गया है, और केंद्र सरकार ही इसमें केंद्र सरकार का पैसा लगाए गए हैं। तो ये केंद्र सरकार के द्वारा महत्वपूर्ण परियोजना है। जो भी क्वेश्चन आया था 2020 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में, किन्हीं 4 केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं के नाम लिखिए। तो बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे राज्य सरकार के माध्यम से संचालित परियोजनाओं के नाम लिख देते हैं, जबकि क्वेश्चन तो
केंद्र सरकार के द्वारा जो महत्वपूर्ण परियोजनाएं केंद्र सरकार के द्वारा निवेशित परियोजना है वही लिखना था, परंतु बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो गए। बच्चों ने अधिकांश चंबल परियोजना भी लिख दी, जबकि वो राज्य सरकार की परियोजना थी। तो केंद्र सरकार के द्वारा जो महत्वपूर्ण परियोजना है वो सबसे पहले भाखड़ा नागल परियोजना हिमाचल प्रदेश में है, और ये सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है। दूसरी है रिहंद परियोजना, ये उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर। तीसरी है दामोदर घाटी परियोजना, ये झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है, परंतु केंद्र सरकार के द्वारा इसमें निवेश किया गया है। दामोदर घाटी पे ये हीराकुंड परियोजना महानदी पर स्थित है, सबलपुर उड़ीसा में। ये अभी आया था क्वेश्चन, इसमें मैप में आया था क्वेश्चन अभी 2020 में। कोसी परियोजना है, भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। बिहार राज्य में इसके लिए पेयजल आपूर्ति सिंचाई के लिए काम आती है। टिहरी परियोजना ये उत्तराखंड में है और भागीरथी नदी पर टिहरी बांध बनाया गया है। तो ये जो है बाकड़ा, रिहंद, दामोदर घाटी, हीराकुंड, कोसी और टिहरी, ये परियोजना केंद्र सरकार के द्वारा संचालित है और केंद्र सरकार के द्वारा इसमें लागत लगाई गई है। अब इसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो ऐसे पूछ देता है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित परियोजना के किन्हीं चार का नाम लिखिए, या फिर ये मैप में पूछ देता है कि भाई अभी आया था ये हीराकुंड परियोजना वो दर्शाई है, वो से बच्चों ने गलती की है। ये मैप का क्वेश्चन पूछ सकता है या फिर इसे पूछ सकता है। अब देखिए राज्य सरकार के माध्यम से संचालित जो परियोजना है इसी का बात करेंगे हम। देखो बच्चों, चंबल परियोजना है, तो चंबल जो परियोजना है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ये राज्य सरकार ने ही इन दोनों राज्यों ने मिलकर इसमें पैसा निवेश किया है और ये राज्य सरकार के माध्यम से संचालित परियोजना है और राज्य सरकार की को लाभ होता है इससे। लाभ तो इनसे भी राज्य सरकार को होता है, पर ये तो इसका जो बिजली है जो सारा जितना भी है पैसा आता है, उत्पादन होता है, वो सारा केंद्र में जमा होता है। तो इसका जो है पुनर्निर्माण करना है, सारी चीजें केंद्र सरकार करती है। चंबल परियोजना जो मध्य प्रदेश राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, चंबल नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना है जो आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर है। कौन सी नदी पे? कृष्णा नदी पे। तुंगभद्रा परियोजना ये आंध्र प्रदेश कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है। इसके बाद में तुंगभद्रा नदी पे ही है अभी सरदार सरोवर परियोजना, ये गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान इन तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है और नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है, जहाँ पर अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का शिलान्यास किया था। सबसे बड़ी मूर्ति वो मुराक्षी परियोजना, तफरका परियोजना पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर है, हुगली नदी पे है। मही परियोजना ये गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है और गंडक परियोजना ये बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ये मंचकुंड परियोजना ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की संयुक्त परियोजना है। तो ये जो है ये परियोजना है बच्चों। आगे हम अब देखिए क्वेश्चन कहाँ कहाँ बनता है। तो क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी पर मानव के उपयोग के लिए 1% जल है। बाद में कुल उपयोग योग्य जल की उपलब्धता कितनी है? 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर है। सन 2025 तक ये मांग बढ़कर कितनी हो जाएगी? 1023 बिलियन क्यूबिक मीटर हो जाएगी। जल का समुचित प्रबंधन संरक्षण क्यों आवश्यक हो गया? तो तीव्र जनसंख्या वृद्धि और वैश्विक उष्णता से जल संसाधनों पर पड़ने वाले प्रभाव के कारण जल का समुचित प्रबंधन और संरक्षण आवश्यक हो गया। और बहुउद्देशीय परियोजना के लाभ लिखिए। तो बहुउद्देशीय परियोजना के लाभ है साहब, बाढ़ और सूखे की समस्या से बचाव होने लगा, बिजली बनने लगी, पेयजल आपूर्ति के लिए, सिंचाई के लिए, मछली पालन के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए। पर्यावरण संरक्षण में देखिए, अगर पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं तो देखिए बच्चों,
ये मिट्टी अपरदन, मिट्टी का अपरदन रोकना, अपरदन, इसके अलावा भूमिगत जल स्तर को बढ़ाना, भूमिगत जल स्तर को बढ़ाना और वृक्षारोपण, ये सब चीजें के लिए ये बहुउद्देशीय परियोजनाओं का संचालन होता है और इनसे लाभ है। और भारत के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा। अब आगे की जो टॉपिक है और नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे अपन। अभी राज्य सरकार के द्वारा संचालित परियोजना है चंबल, राज्य सरकार के द्वारा निवेश किया गया है। चंबल परियोजना है, नागार्जुन सागर परियोजना है, तुंगभद्रा परियोजना है, सरदार सरोवर परियोजना है, मयूराक्षी दफ्फरका परियोजना है, माही परियोजना है, गंडक परियोजना है, मंचकुट परियोजना, ये राज्य सरकार। बाढ़ नागर परियोजना, हिंद परियोजना, दामोदर कंडी परियोजना, हीराकुंड परियोजना,